जो नया सूची आया है उसमें आप 206 को अगर आप देखिएगा तो उसमें एक जाति लिखा हुआ है दर्जी, और दर्जी हिंदू लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि वैदिक तरीके से या फिर संविधान में ही दर्जी कहीं हिंदू का जाति होता है क्या? यह ब्राह्मणों में थोड़ा सा विभाजन देखने को मिला। गोस्वामी समाज हुआ, जो दशनामी समाज होता है, सन्यासी समाज, उनको आपने ब्राह्मणों से अलग कर दिया। भट्ट को आपने ब्राह्मणों से अलग कर दिया। भूमिहारों के साथ ऐसा ही देखने को मिला कि भूमिहार को रखा गया, उसके ऊपर भूइयार को रखा गया, उसके ऊपर भूइया को रखा गया। अब भूमिहार को हम लोग के भोजपुर साइड में भूइयार बोलते हैं, मगध में बावन बोलते हैं, भूमिहार भी कहा जाता है, यूपी में त्यागी भी कहा जाता है। उनको आपने अलग अलग कर दिया। इसके बाद आप अगर कायस्थों का बात कर लीजिए तो पहला तो जो सूची आया था दैनिक भास्कर में, जो 5 अप्रैल को छपा था, शायद 5 अप्रैल को जो छपा था, उसमें कायस्थों को आपने दर्जी से जोड़ दिया था। श्रीवास्तव लाला लाल को अपने दर्जी कैटेगरी में डाल दिया था, बवाल हुआ। फिर अब जो करेक्ट करके सूची आया है उसमें आपने बंगाली कायस्थ को, बिहारी कायस्थ को अलग कर दिया है। मान लीजिए कोई यादव जाति का ही व्यक्ति है, क्या वो बंगाल में से घोष टाइटल जो हो यादव का होता है, तो क्या वो घोष जो यादव है बंगाल में, क्या वो बिहार के यादव से अलग हो जाएगा? कभी नहीं अलग हो सकता है। बंगाली इज ए कम्युनिटी, वो एक समुदाय है, वो जाति नहीं है। बंगालियों को ही देखिए, यादव को अलग रखा गया है, जाट को अलग कर दिया गया है। जाट कैसे अलग हो जाएगा यादव से अगर देखा जाए तो? यादव में ये लोग गरेडिया चरवाहा सबको घुसा दिया है, जबकि यादव मूल तक किसनौद और मंजरौटी होना चाहिए। कोई व्यक्ति है, उसकी माँ अगर अलग जाति की है और पिता अलग जाति की है, तो उसमें सरकार का कहना है कि जो पिता का जाति होगा वो मानना पड़ेगा, जाति होगा। जबकि एक बहुत इंडिया का फेमस केस है, रोहिला केस, उसमें कोर्ट ने ही ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो अपनी माँ की जाति को भी कंसीडर कर सकता है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आपने महिलाओं से वो हक छीन लिया कि वो अपने बच्चे को अपने जाति का नाम नहीं दे सकती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के वो मजबूरी होगा बिहार में कि वो अपने पिता की जाति को ही कंसीडर करे। किसी का काउंटिंग किया नहीं है, सब खेल हवा में चल रहा है। 1931 में जो अंतिम जनगणना हुआ उसमें जो डेटा दिया गया उसी के अनुसार चल रहा है, लेकिन तब देश की आबादी 34 करोड़, आज 140 करोड़ हो चुका है। मेरा नाम है विशाल, हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार उदित आर्यन। आज हम बात करेंगे बिहार में जाति जनगणना को लेकर के। देखिए, जाति जनगणना को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक लगातार कोडिंग को लेकर के जो खबरें वायरल हुई थी कि हर जाति को अब अलग अलग कोड के नाम से जाना जाएगा, इसको लेकर के कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया था और अलग अलग इसको लेकर के लोगों की राय है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे उदित आर्यन से, पैनी नज़र रखते हैं बिहार की राजनीति में और ख़ास करके तमाम जो जाति जनगणना को लेकर के बहस छिड़ा हुआ है उसको लेकर के भी इन्होंने खबर बीते दिनों किया था। उदित जी, ये बताइए कि कोडिंग को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर। जब हम ऐसे ज़माना में आ गए हैं जो कि कोडिंग सीखने की बात हो रही है, कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, लेकिन हम बिहार में जाति कोड पर बटे हुए हैं, जाति कोड अलॉट किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार का तो यही कहना है ना कि वो जातियां जो विकास के दौर में पीछे रह गई, जिनका ना तो सरकारी नौकरियों में सहभागिता है, ना अच्छे शिक्षण संस्थानों में जिनकी सहभागिता है, मतलब एज अ स्टूडेंट एंड एज अ प्रोफेसर या फिर एज अ टीचर, उन जातियों के लिए हम ये गणना करा रहे हैं ताकि पता लग जाए कि आज के समय में भी कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी जातियां हैं जो शायद नाला साफ कर रहे हैं, जिनके लिए शायद आज भी स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ और बड़े नौकरी या छोटे नौकरी, किरानी का ही नौकरी, कलर का ही नौकरी सपना जैसा लगता है। तथ्य यही दिया गया है। अब इसे लेकर पहला फेज पूरा हो गया, दूसरा फेज 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच होना है। इसी बीच एक कोडिंग का मामला सामने आ गया कि जातियों का कोडिंग कर दिया गया। अब देखिए, कोडिंग को लेकर बवाल इसलिए मचा क्योंकि इसमें कई जगह पर ये देखा जा रहा है कि ऐसा जाति का जिक्र है जो जाति शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता है। जैसे अगर आप अभी जो नया सूची आया है उसमें आप 206 को अगर आप देखिएगा तो उसमें एक जाति लिखा हुआ है दर्जी, और दर्जी हिंदू लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि वैदिक तरीके से या फिर संविधान में ही दर्जी कहीं हिंदू का जाति होता है क्या? मुसलमानों में एक जाति है, जो मुस्लिम समुदाय है उसमें एक जाति है दर्जी, लेकिन हिंदू समाज में ये वैदिक तरीके से, या वैदिक छोड़ दीजिए, आज के रेफरेंस में भी संविधान में ही कहीं जाति का जिक्र नहीं मिलता है। ये एक मतलब पहला सवाल खड़ा होता है। दूसरा, आप चले आइए किन्नर समाज। अब किन्नर समाज के साथ समस्या ये है कि किन्नर तो एक अप्राकृतिक घटना है, अगर देखा जाए तो वो तो एक बायोलॉजिकल चीज है जिसके चलते कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाता है जो ना तो पुरुष होता है ना स्त्री होता है, वो किसी के घर में पैदा हो सकता है, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो यादव जी हो, या फिर वो कोयरी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा कोई हो, किसी के घर पैदा हो जाता है। आपने किन्नर समाज को 22 कोड में रख दिया, अब उसमें सभी किन्नरों को डाल दिया। अब इसे लेकर जो वो रेशमा प्रसाद हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं, वो इसको लेकर बवाल खड़ा की हुई हैं
इसके बाद आप चले आइए, अब ब्राह्मणों में थोड़ा सा विभाजन देखने को मिला। गोस्वामी समाज हुआ, जो दशनामी समाज होता है, सन्नासी समाज, उनको आपने ब्राह्मणों से अलग कर दिया। भट्ट को आपने ब्राह्मणों से अलग कर दिया। भूमिहारों के साथ ऐसा ही देखने को मिला कि भूमिहार को रखा गया, उसके ऊपर भूइयार को रखा गया, उसके ऊपर भूइयां को रखा गया। अब भूमिहार को हम लोग के भोजपुर साइड में भूइयार बोलते हैं, मगध में बाभन बोलते हैं, भूमिहार भी कहा जाता है, यूपी में त्यागी भी कहा जाता है। उनको आपने अलग अलग कर दिया। इसके बाद आप अगर कायस्तों का बात कर लीजिए तो पहला तो जो सूची आया था दैनिक भास्कर में, जो 5 अप्रैल को छपा था, शायद 5 अप्रैल को जो छपा था, उसमें कायस्तों को आपने दर्जी से जोड़ दिया था। श्रीवास्तव लाला लाल को अपने दर्जी कैटेगरी में डाल दिया था, बवाल हुआ। फिर अब जो करेक्ट करके सूची आया है उसमें आपने बंगाली कायस्थ को और बिहारी कायस्थ को अलग कर दिया है। अरे भाई, आप एक कॉमन सेंस यूज कीजिए। मान लीजिए कोई यादव जाति का ही व्यक्ति है, क्या वो बंगाल में से घोष टाइटल जो है यादव का होता है, तो क्या वो घोष जो यादव है बंगाल में, क्या वो बिहार के यादव से अलग हो जाएगा? कभी नहीं अलग हो सकता है। बंगाली इज ए कम्युनिटी, वो एक समुदाय है, वो जाति नहीं है। बंगाली होना कोई जाति नहीं है, बिहारी होना कोई जाति की बात नहीं है। बिहारी वर्ग एक समुदाय है, उसी तरह बंगाली वर्ग एक समुदाय है, क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह का कई खामी है। यादवों को ही देखिए, यादव को अलग रखा गया है, जाट को अलग कर दिया गया है। जाट कैसे अलग हो जाएगा यादव से? अगर देखा जाए तो यादव में ये लोग गरेड़िया चरवाहा सबको घुसा दिया है, जबकि यादव मूल तक किसनौद और मंजरौटी होना चाहिए। अगर वैदिक तरीके से देखा जाए, जो कृष्ण की बात करें, कंस की बात करें और जो उन लोग का बात करें, आमतौर पर कंसिडर किया जाता है। अब इसमें आप सबको डाल दे रहे हैं, हरवाहा चरवाहा सबको आप डाल दिए और जाट को अलग कर दिए हैं। तो ये जो सामान्य प्रशासन विभाग है बिहार सरकार का, जो मुझे लग रहा है उनके द्वारा ही सूची तैयार किया गया है। तो इस सूची को एक बार रिवाइज करना चाहिए और कम से कम जो जाति के विशेषज्ञ लोग हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जैसे DN सिन्हा इंस्टीट्यूट है आपको गांधी मैदान के पास, वहां पर जो लोग बैठते हैं, जो सामाजिक अध्ययन करते हैं, उनके पास इसका पूरा क्रमबद्ध सूची होगा और वहां से उठाकर इसको डालना चाहिए। नहीं तो ये विवाद बढ़ सकता है, ये विवाद बढ़ सकता है। आप भूमिहार और भूइयार को अलग कीजिएगा तो भूमिहार की आबादी को कम करना चाह रहे हैं। मतलब भूइयार कौन जाति होता है बिहार में? वो तो नाम अपभ्रंश हुआ, जैसे सफ्ता हफ्ता हो गया, जगह बदलता है तो नाम अलग हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कायस्तों में अगर आप देखिएगा तो भोजपुर साइड में श्रीवास्तव मिलेंगे, मगध साइड में अम्बष्ट मिलेंगे, मिथिला में कर्ण मिलेंगे। तो वो अलग थोड़े हो गया, वो एक ही है। यादव का टाइटल है देखिए तो यादव भी लोग लगाते हैं, राय भी लोग लगाते हैं, गोप भी लोग लगाते हैं, जो गो पालन करते हैं वो गोप होते हैं। तो ये अलग थोड़े हो गए, वो सब यादव में ही आएंगे, वो लोग सब एक हैं। तो इस तरह से अब उसके बाद बनिया का अगर आप बात कर लीजिए तो बनिया में बंगाली बनिया को इंक्लूड कर दिया है, लेकिन कायस्तों की बात कीजिए तो बंगाली कायस्त को अलग कर दिया है। ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है जिसके चलते विवाद हो रहा है। और पहले कोडिंग था भूमिहार का 144, वो अब 142 हो गया। पहले यादव का 167 था, 165 हो गया। अब पहले कायस्थ का 22 था, अब 21 हो गया। ब्राह्मण का भी कमा है, सबका इस तरह क्रमशः जो है वो कमा है। तो थोड़ा विवादित है ये कोडिंग वाला, इसमें सरकार भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि थोड़ा हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में इसे निकाल दिया गया है। अगर 2-4-5 दिन का समय लिया गया होता तो इतना दिक्कत नहीं होता। हालांकि जो गन्ना कर्मी होंगे, जो खबर आई है, जो गन्ना कर्मी आपके घर पहुंचेंगे 15 अप्रैल से या 15 मई के बीच में, उनको बजाते 10 तारीख से ट्रेनिंग मिलेगा। 7 दिनों का उनका ट्रेनिंग होगा। 17 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपका इनकम क्या है, घर में कितने सदस्य हैं, सबका पूरा नाम, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, घर में कितने 2 पहिया हैं कितने 4 पहिया हैं, कितना ट्रक बस सब बताना है, कितना जमीन है आपके पास। जमीन भी 2 तरह से, एक खेती का जमीन, एक गृहणी का जमीन, कितना प्रॉपर्टी है आपके पास, सारा डिटेल, टोटल डिटेल, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक 17 सवाल। वो स्टोरी मैंने किया था, 17 सवाल आपको पूछा जाएगा। कौन बाहर रहता है घर से, हाँ, परिवार में कितने सदस्य हैं, सब कुछ पूछा जाएगा। उसमें फिर एक ये भी एक बवाल खड़ा हो रहा है कि माता अगर अलग जाति की है, किसी बच्चे का कोई व्यक्ति है, उसकी माँ अगर अलग जाति की है और पिता अलग जाति के हैं, तो उसमें सरकार का कहना है कि जो पिता का जाति होगा वो मानना पड़ेगा, जो पिता का जाति होगा। जबकि एक बहुत इंडिया का फेमस केस है, रोहिला केस, उसमें कोर्ट ने ही ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो अपनी माँ की जाति को भी कंसिडर कर सकता है, बात ही नहीं है। तो अब उस मामले पर फिर सरकार फंसेगी। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आपने महिलाओं से वो हक छीन लिया कि वो अपने बच्चे को अपने जाति का नाम नहीं दे सकती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के वो मजबूरी होगा बिहार में कि वो अपने पिता की जाति को ही कंसिडर करे, जबकि हमारे वेद पुराण में इसका जिक्र है। ऐसा नहीं है कि अंतरजातीय विवाह कोई आज ही के समय में हो रहा है, आदिकाल से होते आया है। वैसे बच्चों को द्विज कहा जाता था, तो उसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी होना चाहिए। अगर देखा जाए तो जो 2 जाति के बीच का जो निकल रहा है, एक जनरेशन ही खड़ा हो रहा है, उनके लिए एक अलग कैटेगरी होना चाहिए था। तो उसमें आपने थोप दिया कि नहीं, पिता की जाति को ही कंसीडर करना है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं विशाल, जिसके चलते हो सकता है कि इसको लेकर बवाल खड़ा किया जाएगा निकट भविष्य में। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से आपने इतने सारे लूफोल्स बताए जाति जनगणना को लेकर के, क्या ये हड़बड़ी में किया जा रहा है या फिर
शिक्षाविदों का जो उनका मदद है वो नहीं लिया गया। जैसे आपने बताया एन इंस्टीट्यूट के बारे में कि उतने सारे प्रोफेसर हैं जो शिक्षाविद हैं, उनका सलाह लिया जाना चाहिए था। क्या बिहार सरकार इसको हड़बड़ी में कराना चाह रही है क्या? बिहार सरकार देखिए इसको हड़बड़ी में कराना, हड़बड़ी का मसला नहीं है। इसमें जो विशेषज्ञ लोग हैं ना, जो स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने कास्ट का अध्ययन किया है, जाति का अध्ययन किया है बिहार में, क्योंकि बिहार स्टेट में ही हो रहा है, ये बिहार के बाहर तो हो नहीं रहा है, तो बिहार की जातियों का जिनको स्टडी है, क्योंकि बिहार से आप आगे बढ़ेगा यूपी तो वहाँ पर थोड़ा समीकरण बदल जाता है। अगर आप पंजाब चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, तो वहाँ पर भूमिहार नाम की कोई जाति ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कई जातियाँ कई जगह पर विलुप्त हो जाती हैं और कई नई जातियाँ कई जगह पे आ जाती हैं। तो बिहार के संदर्भ में अगर इसे आप समझिए तो हमको लगता है कि यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड जिन लोगों का है कास्ट स्टडीज पर, यह जातीय अध्ययन जिन्होंने किया है, उनका मदद नहीं लिया गया है। इसीलिए इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्योंकि और नहीं तो क्या तथ्य हो सकता था? आपने जो सूची जारी कर दी, बिहार सरकार ने जो सूची जारी कर दी, उसके पीछे क्या तथ्य हो सकता है? आपने बंगाली बनिया को बनिया कैटेगरी में डाल दिया, बंगाली कास्ट को कैसे अलग कर दिया? कैसे अलग कर दिया भाई? शादी विवाह तक होता है, शादी विवाह तक होता है। आप मान लीजिए ए जाति के हैं, विशाल आपकी जाति हम नहीं पूछ रहे, आप मान लीजिए ए जाति के हैं, अगर उसी जाति की कोई लड़की बंगाल में होगी या मध्य प्रदेश में होगी तो क्या बेगर उनका विवाह नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। राज्य बदलने से जाति थोड़े बदल जा रहा है, समुदाय बदला है, जगह बदला है, जाति वही है। और जाति आज जितने भी ब्राह्मण हैं भारत में, चाहे वो केरल के हों, तमिल के हों या यूपी के हों, बिहार के हों, क्या उनके पूर्वज एक नहीं होंगे? बिल्कुल एक होंगे। वो तो माइग्रेशन हुआ, समय के साथ साथ रोटी पानी के खोज में आदमी आगे बढ़ते गया, जो जहां तक पहुंचा वहां जाके बस गया। जाति इसी तरह इंडिया में क्रिएट हुआ, तो वही गणित है। तो इसलिए कुछ विशेषज्ञ लोगों से सरकार के जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो अधिकारी लोग हैं उनको बातचीत होनी चाहिए। अभी भी समय है, अभी तो बहुत समय है। और तब उसके बाद कोडिंग तैयार करके अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में, और तब ये काम शुरू करना चाहिए, तो शायद ज़्यादा बेहतर परिणाम आएगा और सरकार विवाद से बचेगी। क्योंकि ये बहुत विवादित मुद्दा है। जातीय जनगणना का अगर आप राजनीतिक मतलब समझना चाहिएगा ना, तो ये बिहार सरकार सिर्फ इसलिए करवा रही है ताकि भाजपा के राम मंदिर को जवाब दे सके, बीजेपी के 370 हटाने को जवाब दे सके, क्योंकि और कोई मुद्दा अभी है नहीं। और बीजेपी की राजनीति को आप समझिए, जो बिहार में वो करने जा रही है 2024 लोकसभा में, वो यही होगा कि यहाँ पर मुद्दा सिर्फ जंगल राज। और आप इसको देखिए, अमित शाह जब भी 2 बार 3 बार दौरा हो गया है, हर बार वो जंगल राज का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जंगल राज पर रहेगा। वो है नहीं है उससे मतलब नहीं है बीजेपी को, लेकिन उसको इस तरह प्रेजेंट करना है, इस तरह दिखाना है कि जंगल राज। हाँ, और 2024 आते आते तक नीतीश कुमार इज इक्वल टू लालू यादव, दैट इज इक्वल टू जंगल राज। इसको एक में कर देना है, नीतीश लालू जंगल राज की सब एक ही है। बीजेपी सी रणनीति, उसके काट के लिए क्या चाहिए बिहार सरकार को? वही मंडल कमंडल की राजनीति जिसमें वो काम कर रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी। आलोक मेहता ने कहा, 90-10 का बात कहा उन्होंने। चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री हैं, रामायण को नफरती ग्रंथ साबित करने में लगे हैं। तो ये सब राजनीति उसी के तहत है। और जातीय जनगणना उसमें सबसे बड़ा हथियार बन सकता है मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी जो है बिहार में। तो इसको कम से कम सही से करा ले और उसका डेटा जारी कर दे। अगर जारी, हाँ, क्योंकि पहले भी जातीय जनगणना हुई थी कई राज्यों में, लेकिन डाटा जारी ठीक से नहीं। देखिए इसका कई कारण है। मान लीजिए विशाल, आपको उदाहरण देते हैं, सवर्ण को बिहार में 15% गिना जा रहा है। अगर गलती से वो 20-22-25% तक पहुंच गया तो इनकी तो पूरी कमंडल की राजनीति बैठ जाएगी ना। कमंडल का चलता है। आप मान लीजिए ओबीसी को आप 55%, 60% कह रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो गलती से 40-45% पे आ गया, 30-35% पे आ गया, तब तो आपका पूरा जनाधार खिसक जाएगा और बीजेपी को अपर हैंड मिल जाएगा। कर्नाटक में क्या हुआ था? लिंगायत समुदाय को कम आंका गया, लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो सबसे अधिक आबादी उन्हीं की आ गई। इसी पर ना मामला फंस गया। लिंगायत लोग अपने आप काउंटिंग कराना चाह रहे थे, लेकिन दलितों का आबादी इतना आ गया कि वो बहुत दब गए लिंगायत समुदाय के लोग। मामला दबा दिया गया फाइल। हल्ला तो यही हुआ था। तो इसलिए भी चूंकि कोई किसी का काउंटिंग किया नहीं है, सब खेल हवा में चल रहा है। 1931 में जो अंतिम जनगणना हुआ उसमें जो डेटा दिया गया उसी के अनुसार चल रहा है। लेकिन तब देश की आबादी 34 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हो चुका है। और सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज कौन जाति लिया है समाज में? जो अपर कास्ट रहा है उन्हीं को ना सबसे ज़्यादा मेडिकल सुविधा मिला है। गरीब तो बेचारा आज भी उसको मेडिकल सुविधा नहीं मिल रहा है। 5 बच्चे होते हैं तो उसमें मैटरनिटी रेट अगर आप जाके देखिए तो उसमें 1-2 बच्चा ऐसा होता है जो नहीं बेचारा बच पाता है। लेकिन जो अपर क्लास रहा वो उसको मेडिकल टीकाकरण जब इंडिया में लॉन्च किया तब से वो ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनका आबादी कम होगा। कौन सा गांव बिहार में होगा विशाल, आप बताइए, जहाँ 5 घर पंडित जी का, 5 घर बाबू साहब का नहीं होगा? कोई घर है, गाँव दिखा है आपको? तो इसलिए अगर मन मुताबिक सरकार के आया तो पब्लिश होगा रिपोर्ट, नहीं तो फिर नहीं होने वाला है। ये भी एक संभावना है। देखिए, इंटरव्यू में मैं आखिरी सवाल लेंगे और जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग तो जानते थे 1931 में लास्ट बार जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद तो हम लोग पैदा
हुए थे हाल फिलहाल में, तो लेकिन पता नहीं है कोडिंग क्यों किया जाता है। और जाति को लेकर के देखेंगे तो सोशल मीडिया पर कोडिंग को लेकर के बहुत सारा बवाल खड़ा हुआ है। तो जाति का कोडिंग जरूरी है, इसको लेकर के भी सवाल क्लियर कर दिए तमाम दर्शकों का, जो हम लोग के युवा, हम लोग के उम्र के लोग हैं, वो जानना चाहिए। कोडिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जाति को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। जाति को लेकर अगर स्पेसिफिक कोड एक जाति का बन जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मान लीजिए 144 है या 142 अगर भूमिहार को दे दिया गया तो फिर 142 पर कोई दूसरी जाति हक नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। लेकिन अगर ब्राह्मण और भूमिहार की बात कीजिए तो बहुत सारे भूमिहार ऐसे भी हैं जो कह देंगे कि हम ब्राह्मण भूमिहार हैं। अच्छा, समझिएगा, बहुत सारे भूमिहार ऐसे भी हैं जो खुद को ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण कहते हैं और आम बोलचाल के भाषा में बिहार में बोला भी जाता है। तो उस समय फिर वो ब्राह्मण है कि भूमिहार है ये गणना करने को दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोड बताइएगा 142 इसका मतलब है कि आप भूमिहार हैं। कोड बताइएगा 128 इसका मतलब है कि आप ब्राह्मण हैं। कोड बताइएगा 21 इसका मतलब आप कायस्थ हैं। कोड बताइएगा 171 मतलब आप राजपूत हैं। कोड बताइएगा 165 मतलब आप यादव हैं। सीधा सीधा गणित है, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। इसलिए कोडिंग जरूरी है, लेकिन ये बहुत लूप होल्स है इस कोडिंग में जो किया गया है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। कोडिंग में गड़बड़ी है, मेन मुद्दा ये है। कोडिंग जरूरी है क्योंकि जातियों का नहीं जरूरी, नहीं तो उसके बिना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। 216 जातियां हैं, अब धानुक और कुर्मी को लोग एक बोलता है, लेकिन कोडिंग में तो अलग अलग बताया गया है उनको। अगर नहीं कोडिंग होता तो सब एक में गिना जाता वो लोग। कोडिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वो जो एक पूरा जो उसमें डाला गया है डेटा ना, वो डेटा गलत है। चलिए, तो ये डिस्कशन में इतना ही रखते हैं, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर के और कोडिंग मसला को लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया पर बातें चल रही थी, बवाल खड़ा हो रहा था। और इस मसले पर हम जानना चाहते थे कि पूरा मसला क्या है, मुद्दा क्या है, कोडिंग क्यों जरूरी है जाति जनगणना को लेकर के। क्योंकि हम लोग के जो युवा पीढ़ी है उनको ये नहीं पता है कि आखिर जाति जनगणना में कोडिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि आखिरी समय में आपको पता होगा 1931 में जाति जनगणना हुई थी और तब से लेकर उसके बाद नहीं तो अलग अलग राज्यों ने कोशिश किया था, लेकिन ठीक से पब्लिश नहीं हो पाया। तो देखिए, आखिरी बार जाते जाते आपको बता दें कि सारा जाति गणना को लेकर के, कोडिंग को लेकर के मसला सारा क्लियर हो गया है और आपको एक एक मुद्दा पता चल गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।